So next question is 1.35. The following is the trial balance from books of Custom Bank Limited as on 31st March 2005. I hope you have already made your accounts. Final account Yes. बना के रखे हैं, शेड्यूल्स बनाए हुए हैं, 16 शेड्यूल्स. Yes, ma'am. ओके, चलो पहले ना ये देखो, ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में. अब ये ना कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं. लेट अस लुक एट दीज एडजस्टमेंट्स. First, bank has accepted on behalf of customers bills worth rupees 4 lakhs for collection. ये आपका Contingent liability. ये आपका contingent liability हो जाएगा. ठीक है, शेड्यूल नंबर 12 में जाएगा ये. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ 23,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग 40,000. That means this is the adjustment for depreciation. Furniture 23 and 40 land and building. So the two effects will be less from 10. Schedule number 10 में furniture दिखाते हैं आप, उसमें से less हो जाएगा. Land and building दिखाएंगे, उसमें से less हो जाएगा. And second effect will be in schedule number 16. Less from fixed assets would be first effect, and the second effect would be schedule number 16, depreciation on furniture and land and building. Authorized capital 4 lakhs, ये सिर्फ हम दिखाते हैं. ठीक है, इसको हम टैली फिगर में काउंट नहीं करते हैं. आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. All the Yes, shares ma'am. have been yes, all the shares have been subscribed, but only half of the face value has been called up. ठीक है, तो ऊपर आपको ना 20 लाख दिखेगा इशूड कैपिटल में, मतलब सॉरी इशूड नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल. इशू तो आपने सारे कर दिए, सब्सक्राइब सारे हो गए, लोगों ने खरीद लिए सारे के सारे, लेकिन अभी तक कॉल्ड अप मतलब अभी आपने इंस्टॉलमेंट्स कितनी ली है इज 20 लाख. ये देखिए पेड अप कैपिटल 20 लाख दिख रहा है आपको. इशूड नहीं दिखेगा क्योंकि इशूड तो सारे के सारे हो गए ना 40 लैक्स, लेकिन 40 में से 20 लैक्स कॉल्ड अप हैं. मतलब आपसे लोगों ने आपको इंस्टॉलमेंट्स कितनी भरी हैं, हाफ ऑफ द फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड अप. क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,20,000. इसका एक इफेक्ट हम दिखाते हैं प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में, जो आपका पीएनएल का मेन फॉर्मेट होता है वहां पर. और दूसरा इफेक्ट दिखाते हैं हम करंट लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, शेड्यूल नंबर 5. yes. ट्रांसफर 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. अब देखो वैसे तो ये पॉइंट दी हुई नहीं जाती है, जब नहीं देंगे तो 25% लेना है. ठीक है, अब दिया हुआ 20 तो हम 20 लेंगे. समझो ये पॉइंट नहीं दी हुई है तो कितना लेंगे, 25. 25% ऑफ करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट. ओके, दो प्रॉफिट हो सकते हैं, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, बट आपको किस पर लेना है, करंट ईयर्स नेट Current year. प्रॉफिट. यस, करंट ईयर. ठीक है, अब ये जो 20% है ना, अब उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है, तो वी विल गो विथ एज पर देयर डिस्क्लोजर 20%. ठीक है, और इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक लेस फ्रॉम अप्रोप्रिएशंस और दूसरा दूसरा reserves and surplus. वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अभी क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर बैंक फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 इन द बुक्स ऑफ कस्टम बैंक लिमिटेड. लिखा होगा आपने, ऊपर से फॉर्मेट्स बनाए होंगे, आप ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर लिख दीजिए कस्टम बैंक लिमिटेड, और आपने उसकी हेडिंग दी होगी बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015. ओके, ऐसे ही आपको पीएनएल के ऊपर भी लिखना है. लिखिए पीएनएल के ऊपर कस्टम बैंक लिमिटेड, नेक्स्ट हेडिंग आपने दी होगी पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015. आई होप यू आर राइटिंग. Yes, ma'am. यस, ओके. एंड शेड्यूल्स के ऊपर एक बार कॉमनली, अच्छा यहाँ पे फिगर्स इन लैक्स वगैरह कुछ है क्या, नहीं है, तो बस आप शेड्यूल्स को एज इट इज 1 2 3 करके आपने नंबर्स दिए होंगे. Ma'am, I एग्जाम में have a आपको doubt.
एक मिनट, डाउट क्लियर करती हूँ मैं आपका। शेड्यूल्स एग्जाम में देखो कैसे करना है आपको। शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स। लाइक वाइज आपको लिखते जाना है, आप समझ रहे हैं, नाम के साथ। अभी तो आप सिर्फ शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं होता ना फॉर्मेट बनाने का। आप लेकिन सम लेक्चर हो जाने के बाद उसको फिनिशिंग दीजिए सम को, ठीक है। हाँ जी बताइए क्या डाउट है मुझे शिवानी। मैम फॉर्मेट के रिलेटेड डाउट है। अगर हाँ हम जी, प्रॉफिट एंड लॉस पहला बनाए और बैलेंस शीट बाद में बनाए तो रॉन्ग मिलेगा एग्जाम में? कुछ भी ऐसे रॉन्ग नहीं मिलता है। देखो मेरी बात सुनो, अब है ना, फॉर्म ए बैलेंस शीट है और फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सीक्वेंस में जा रहे हैं। हम तो पहले फॉर्म ए बनाएंगे फिर फॉर्म बी बनाएंगे। देखो रॉन्ग नहीं मिलता है, पर तुझे क्यों बनाना है ऐसा, उल्टा क्यों बनाना है, जो है नहीं, कहीं वैसा बाय बनाना है। मिस्टेकली बना दिया, बाय मिस्टेकली बना दिया तो उठाएगा मैं कट कोई वगैरह, नहीं, इसके लिए मैं। कोई नहीं, देखो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई मार्क्स नहीं कटती है इसके ऊपर, पहले ही मैं आपको बता दूं। देखो लेकिन ऐसे बाय मिस्टेक भी क्यों होगा, आप इतने सम्स प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने सम्स में आपने पहले बैलेंस शीट बनाई है फिर पीएनएल, तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है ना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस, सो वी आर या प्रैक्टिसिंग, ऑलरेडी आपको चैप्टर आ चुका है। हम लोग और भी सम्स क्यों कर रहे हैं, देखो अभी सारी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स तो मुझे आप लोगों ने बताया, मैंने तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ डेप्रिसिएशन का मैंने बताया, वो भी कहीं ना कहीं आपको दिमाग में तो पता ही है इसका क्या करना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, आपको आ रहा है पूरा चैप्टर, बट स्टिल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट यू हैव अ हैंड्स ऑन, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग अ गुड प्रैक्टिस, सो व्हाई वुड यू डू मिस्टेक्स, ठीक है। ये या मिस्टेक्स या अवॉइड करने के लिए ही तो हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चा। सो आप थोड़ा ध्यान दो ऐसा मिस्टेक नहीं करने का, बट फिर भी आप टेंशन ना करो इसमें। देखो मार्क्स नहीं कटती है, लेकिन क्योंकि मार्क्स नहीं कटती है तो मिस्टेक करते जाओ तो फिर नहीं चलेगा ना, ठीक है। फॉर्म ए बैलेंस शीट, फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस सीक्वेंस में आप बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे 16 शेड्यूल्स। आपको क्या प्रॉब्लम है फॉर्म ए पहले बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ा ध्यान देके पेपर अटेम्प्ट करिए, ओके। चलो अब हम शुरू करें, एक एक जो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दिए हुए हैं वी विल डू इट वन बाय वन। देखो सबसे पहला है डायरेक्टर्स फीस, कहाँ जाएगा, ऑडिटर्स फीस, दोनों कहाँ जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस, शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाएं। शेड्यूल नंबर 16 आपने बनाया होगा, लिखिए वहां पे डायरेक्टर्स फीस आउटर कॉलम 9900। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट, हाँ, ऑडिटर्स फीस 2000 आउटर कॉलम सेम शेड्यूल नंबर 16, ऑडिटर्स फीस आउटर कॉलम 2000, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर, अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर, और उसके कॉस्ट में लिखा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट ₹1,00,000, और डेबिट में एक और अमाउंट लिखा हुआ है 74,500, और नीचे फर्नीचर का एडजस्टमेंट दिया हुआ है 23,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है। तो अब आप में से कौन बताएगा, ये तीन अमाउंट्स दिए हुए हैं, एक कॉस्ट, एक 74,000 1,00,000 रुपीज का कॉस्ट फर्नीचर का, 74,500 दिया हुआ है आपका, एक और वैल्यू पता नहीं कौन सी वैल्यू है वो आप मुझे बताइए, और फिर उसके बाद एक 23,000 का डेप्रिसिएशन है। शिवानी डेप्रिसिएशन है मतलब कौन सा है, डेप्रिसिएशन क्या है। नहीं, वो फर्नीचर का बोला ना तो मैं बोली उस पर डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट। हाँ ठीक है, तो पहले उसका बोला था मैंने। हाँ ठीक है पहले बोला था, ठीक है करेक्ट है। तो अब ये 74,500 क्या है वो तो नहीं समझ आ रहा मुझे, आप बताएंगे। 1 लाख मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट होगा, वेरी उस गुड, पे डेप्रिसिएशन शायद ऑलरेडी निकाल के दिया वेरी होगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसका मतलब ये फर्नीचर पहले का लिया हुआ है 1,00,000 रुपीज का, तो कुछ पहले की डेप्रिसिएशन थी जो माइनस करके मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू दी गई है 74,500, वेरी गुड। और अब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है 23,000 जो कि पॉइंट नंबर 2 में दी गई।
यस, तो आपने बिल्कुल सही बताया। 23,000 ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, और पहले का जो डेप्रिसिएशन है वो कुछ तो है, अभी हम निकालेंगे, लेकिन उसकी रिटन डाउन वैल्यू माइनस करके दी गई है 74,500। तो उसको कैसे दिखाना है, मैं बताती हूँ आपको। शेड्यूल नंबर 10 बनाया आपने, आ जाओ शेड्यूल नंबर 10 में आ जाओ, उसमें लिखो फर्नीचर। जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ध्यान से सुन के अच्छे से लिखेंगे, कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है ना। लिखेंगे फर्नीचर कॉस्ट इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर्स में 1 लाख। मेरी बात ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर्स में लिखना है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में से 74,500 को माइनस करी कैलसी पे, पहले कितना आ रहा है। 1 लाख में से 74,500 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है। चलो जल्दी, फास्ट। 25,500। वेरी गुड, ये आपका डेप्रिसिएशन है पिछला, मतलब आपने कुछ तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा है, एंड दैट इज 25,500। तो उसे माइनस करना पड़ेगा, लिखो लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पहले का डेप्रिसिएशन है ये। लेस डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या ओपनिंग डेप्रिसिएशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं इससे। ओपनिंग मतलब पहले का है ये, तो अभी ये साल का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लेस ओपनिंग डेप्रिसिएशन 25,500 ब्रैकेट में, पर्टिकुलर्स कॉलम में 25,500 ब्रैकेट में लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में 1 लाख के नीचे। तो अब 1 लाख में से 25,500 डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो कितना बचेगा। 74,500। 74,500। वेरी गुड, 74,500 जो एग्जैक्टली आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है। अब इसे इनर कॉलम में लेके आएंगे, 74,500 को इनर कॉलम में लेके आइए इसे। अब इसमें से एक और डेप्रिसिएशन माइनस करना है जो करंट ईयर का है, तो आप लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में करंट ईयर, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे। लेस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में करंट ईयर, और मुझे बताएं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है। 23,000। वेरी गुड, देखो मेरे कर्सर को, 23,000 फ्रॉम फर्नीचर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया, तो 23,000 लिखेंगे हम यहाँ पर, 23,000 लिखेंगे, ठीक है ना। माइनस करिए 23 इनर कॉलम में से, और मुझे आउटर कॉलम में आंसर बताइए। इससे बोलेंगे हम नेट फिक्स्ड एसेट, नेट फर्नीचर, या फिर नेट रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो आपने क्या किया, 74,500 में से माइनस किया 23,000, तो आपको मिलेगा 51,500। अब ये जो 51,500 है ये आपका नेट रिटन डाउन वैल्यू है फर्नीचर का, ठीक है। लेकिन अगर आपका ध्यान है तो ये जो 23,000 है ये एडजस्टमेंट में था। देखो ऊपर वाला जो डेप्रिसिएशन था, जो हिडन एडजस्टमेंट थी, मतलब हिडन था, 1 लाख में से 74,500 आपको माइनस करना था ना, वो आपने माइनस किया तो 25,500 आया, उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखाना है। लेकिन जो नीचे एडजस्टमेंट में 23,000 दिया हुआ है उसका तो सेकेंड इफेक्ट दिखाना है, और वो कहाँ जाएगा, शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेकेंड इफेक्ट जाएगा। लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 23,000 आउटर कॉलम, शेड्यूल नंबर 16, शेड्यूल नंबर 16। So next one is interest accrued on investments 300, कहाँ जाएगा ये, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। पहली बात तो ये डेबिट में दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया हुआ है ये। अब इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट तो मेरी इनकम होती है। अब ये देखो मेरी बात सुनो, ये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये इंटरेस्ट मिलने वाला है मुझे, ठीक है। ये इंटरेस्ट मिलने वाला है मतलब ये मेरी एसेट है, अभी मिला नहीं है, मिला होता तो क्रेडिट साइड होता ना। देखो लॉजिक्स क्लियर रखो अपने आप। अगर ये 300 क्रेडिट में होता और ये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है,
मिलता है मतलब ये क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, लेकिन फिर भी ये डेबिट में दिख रहा है, मतलब ये पे किया है? नहीं, ये पे नहीं किया है, ये अभी मिलने वाला है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एक्रूड का मतलब होता है ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब मुझे मिलने वाला है। तो ये जो इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है ये मेरी एसेट है, अभी मेरी इनकम हुई नहीं है, ये मेरी एसेट है। तो एसेट मतलब कौन सी एसेट में दिखाएंगे, कोई बताएगा मुझे? अदर एसेट। वेरी गुड, अदर एसेट्स। शेड्यूल नंबर 11 जाओ, शेड्यूल नंबर 11 में लिखो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आउटर कॉलम 300। थोड़ा स्पीड में लिखो तुम लोग। चलो हो गया ये। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, सेम फर्नीचर की तरह दिया हुआ, देखो कॉस्ट अलग है, रिटर्न डाउन वैल्यू अलग है, और नीचे डेप्रिसिएशन भी शायद से दी हुई है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको। चलो सेम करेंगे फर्नीचर की तरह। शेड्यूल नंबर 10 में आ जाइए। लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर्स में 6 lakhs। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6 lakhs पर्टिकुलर्स में। अब 6 lakhs में से 4 lakh 10 माइनस कर दीजिए तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 1,90,000। यस, इसको बोलेंगे लेस ओपनिंग डेप्रिसिएशन, लेस ओपनिंग डेप्रिसिएशन 1,90,000 पर्टिकुलर्स में ही, 6 lakhs के नीचे ब्रैकेट में। तो 6 lakhs में से 1,90,000 माइनस हो गया, तो इनर कॉलम में कितना आंसर आएगा? 4,10,000। यस, ये आप पर्टिकुलर्स कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी इनर कॉलम में लिख रहे हैं, 4,10,000 इनर कॉलम। अब उस पे से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, ये देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, लेस डेप्रिसिएशन करंट ईयर, इनर कॉलम 40,000 ब्रैकेट। यस, वेरी गुड, इनर कॉलम 40,000 ब्रैकेट। तो आप ये 40,000 को 4,10,000 में से माइनस कर देंगे, 3,70,000। ये आपका फाइनल, हाँ बराबर, 3,70,000 आपका नेट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपका ध्यान है तो एडजस्टमेंट वाला 40,000 डेप्रिसिएशन, इसका सेकेंड इफेक्ट भी शेड्यूल नंबर 16। वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 16 में जाएंगे, वहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर कॉलम 40,000। 40,000 ना 1,90,000 का सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के 2 इफेक्ट्स नहीं यस मैम। यस। तो आपने शेड्यूल नंबर 16 में 40,000 दिखाया। अब नेक्स्ट आइटम में आ जाइए, डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ध्यान से, हाँ ये डिपॉजिट्स नहीं है, ये लोगों से लिए हुए एक्सेप्ट किए हुए डिपॉजिट्स नहीं है, ये डिपॉजिट्स विथ आरबीआई हैं। थोड़ा ध्यान से प्लीज, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड नहीं है, ये लाइबिलिटी नहीं है मेरी शेड्यूल नंबर 3 वाली। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, आप गलत आंसर दो उससे पहले मैंने क्लियर कर दिया। डिपॉजिट्स विथ आरबीआई मतलब मेरा बैलेंस पड़ा है आरबीआई के पास, कैश बैलेंस। शेड्यूल नंबर 6। वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 6 में जाएंगे, शेड्यूल नंबर 6, वेरी गुड। ये कैश विद आरबीआई है एक्चुअली, इसको नाम चेंज करके डिपॉजिट दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, बट प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिपॉजिट्स विद आरबीआई समझने वाली बात है ना, डेबिट साइड भी दिया हुआ है, मतलब ये मेरी एसेट है। तो शेड्यूल नंबर 6 में दिखाएंगे, शेड्यूल नंबर 6 मेरी एसेट ही तो होती है। लिखो आउटर कॉलम में 6 lakhs डिपॉजिट्स विद आरबीआई, शेड्यूल 6 में आउटर कॉलम सीधा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सीसीएल 8 लाख ना बोले? हाँ 8 lakhs ही तो बोला, शेड्यूल नंबर 6 8 lakhs आउटर कॉलम, मैंने ऐसे बोला। अच्छा नेक्स्ट, सीसीएल ओडी कहाँ जाएगा? एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9। वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, वेरी नाइस। इसका अमाउंट है 1,40,00,000। ध्यान से जीरो खा मत जाना, ध्यान से लिखो बिल्कुल, 1,40,00,000, 1 4 and then 6 times 0. Please count it and then write it. काउंट करो अच्छे से, कितने जीरोस हैं यहाँ पर? 1,40,00,000, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे आउटर कॉलम में सीधा, क्योंकि कुछ
आरडीडी तो मुझे दिखी नहीं यहाँ पर, नहीं ना, आरडीडी नहीं है ना जो एडवांसेस में से माइनस करते हैं हम हमेशा, नहीं नहीं मैम। नहीं है, तो आउटर कॉलम में 1 crore 40 lakhs। अच्छा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट एंड रेट्स, सैलरीज, लीगल तक आएगा। हाँ 16 वेरी ऑपरेटिंग गुड एक्सपेंस। वेरी गुड। लीगल एक्सपेंसेस तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, वेरी गुड। तो जाओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फटाफट शॉर्ट फॉर्म्स लिखो, जल्दी करो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आउटर कॉलम 2300, रेंट रेट्स एंड प्रीमियम outer column 17,000, come on be quick, salaries outer column 52,000, legal expenses 3,300 outer column, done? Yes, ma'am. Okay, next cash in hand, 6, schedule 6 number Schedule number 7. 7 आरबीआई के पास होगा तो 6, नहीं तो 7, कैश इन हैंड 7, जाओ 7 में लिखो कैश इन हैंड 8,32,600, आई रिपीट 8,32,600। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स, Schedule number 7. वेरी गुड 7 वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 7, डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स, अमाउंट है आपका 24,10,200, 24,10,200, ठीक है, हो गया, यहाँ तक आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ जाता है ये? Schedule number 8. वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट कितना है? 17,56,200, 17,56,200 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाता है? Schedule number 16. Operating expense. Yes. शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो कितना अच्छे से याद हो गया आप लोगों को, प्रैक्टिस, वही तो मैं कहती हूँ, आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इसी सम्स की, एग्जाम तक आपको याद रहेगा, एग्जाम में आपको बर्डन लगेगा ही नहीं पढ़ाई करने का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,700, शेड्यूल नंबर 16 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है आपका बिल्स डिस्काउंटेड, बताइए कहाँ जाएगा? Schedule number और 30. शेड्यूल नंबर शेड्यूल नंबर कहाँ जाएगा? 13। क्या बोल रहे हो? बिल्स डिस्काउंटेड है, डिस्काउंट्स ऑन बिल डिस्काउंटेड नहीं है, क्या बोल रहे हो आप लोग? 5 में जाएगा। कुछ भी 5 में क्यों जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी। नो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कभी ट्रायल बैलेंस में होती है। 9 में। यस 9 में। सुरभि, नेहा, निधि, निकिता, ये सब ने प्रॉपर आंसर किया, बाकी सबको क्या हो गया है? बिल्स डिस्काउंटेड है ये, जो मैंने बिल्स खरीदे और आप लोगों को एडवांस में कैश दे दी, ये आपको मैंने एज गुड एज एडवांस दे दिया बिल्स के अगेंस्ट में, ये बैंक की सबसे बड़ी एसेट होती है। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, पता नहीं क्या हो रहा है आप लोगों को, बिल्स डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा एडवांसेस। आप लोगों को बिल खरीद, आप उनसे बिल खरीद रहे हो, 3 महीने का बिल है, आप पहले ही उनको पैसा दे देंगे ना, 3 महीने पहले ही, क्यों? क्योंकि आपने उनका बिल खरीद लिया। अब आपको पैसे कब मिलेंगे? 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने का तो आपने उनको शॉर्ट टर्म एडवांस दे दिया ना, शॉर्ट टर्म लोन दे दिया ना अपने सामने वाले को। इट इज एज गुड एज शॉर्ट टर्म लोन इन द फॉर्म ऑफ बिल्स परचेज्ड। जाओ शेड्यूल नंबर 9 में और थोड़ा तो दिमाग चलाओ। शेड्यूल नंबर 13 में अगर शेड्यूल नंबर 13 होता तो ये क्रेडिट साइड होता, क्रेडिट साइड मतलब शेड्यूल नंबर 13 इनकम अर्नड, इंटरेस्ट अर्नड, डिस्काउंट अर्नड, और ये डिस्काउंट अर्नड नहीं है, ये बिल्स डिस्काउंटेड है, मतलब कितने के बिल्स मैंने खरीदे आप लोगों से, 28,01,000 मैंने पब्लिक से बिल्स खरीदे हैं, मतलब कस्टमर से मेरे जो बिजनेसमैन हैं,
मैम वो कहाँ पॉइंट दिमाग ना, चल बिल रहा है? डिस्काउंटेड एंड परचेज। बेटा वो ही तो बोल रही हूँ, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज हाँ मतलब शेड्यूल नंबर 9। हाँ ये वही है, ये हाँ वही है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज। अब वर्ड परचेज हट गया तो आप कंफ्यूज हो गए, पर ये है तो वही, डेबिट साइड दिया हुआ है। डेबिट मतलब एसेट्स, एसेट्स मतलब यहाँ पे मेरी बैंक की सबसे बड़ी एसेट शेड्यूल नंबर 9। कैसे भी कुछ भी आंसर देने का। शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 13 में होने के लिए अमाउंट को क्रेडिट में होना चाहिए ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कुछ भी बोलते रहते हो। चलो आगे पढ़ो। बिल्स डिस्काउंटेड 28 lakhs 1000, शेड्यूल नंबर 9 आउटर कॉलम। रुको, आउटर कॉलम में लिखने से पहले देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, सॉरी वो तो शेड्यूल नंबर 13 में से लेस करते हैं, इसमें से हम आरडीडी लेस करते हैं शेड्यूल नंबर 9 में से। तो आरडीडी तो नहीं था, मतलब आउटर कॉलम में ही जाएगा। 28 lakhs 1000 जाएगा आउटर कॉलम। ठीक है, आगे बढ़े। इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है और डेबिट में दिया हुआ है, मतलब ये जरूर क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। वेरी गुड, चलो एक एक्सपेंस। तो सही बता। चलो वेरी गुड। इंटरेस्ट के मामले में नहीं, तो इंटरेस्ट में आप मिस्टेक करते ही हैं। इंटरेस्ट डेबिट में है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मतलब शेड्यूल नंबर 15 15 इंटरेस्ट 15। एक्सपेंडेड। सुरभि 13 लिखा है तूने, 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा बेटा। जाओ शेड्यूल नंबर 15 में, इंटरेस्ट दिखाओ 52,000 आउटर कॉलम। शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा 52,000 आउटर कॉलम। शेड्यूल नंबर 13 में तब जाएगा जब वो क्रेडिट में होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में ट्रायल बैलेंस नहीं सीखते थे हम, उसके लॉजिक्स तुमको क्लियर नहीं है कि कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, कब कौन सी चीज डेबिट में है तो एसेट होती है और कब कौन सी चीज क्रेडिट में है तो लायबिलिटी होती है। तुमको वो लॉजिक्स नहीं क्लियर है, मैं बता रही हूँ तुम लोग को। चलो नेक्स्ट देखो, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल देखो कहाँ है, 20 lakhs कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो। शेड्यूल नंबर कैपिटल 1, 1 या शेड्यूल नंबर 1 लिखो, आउटर कॉलम 20 lakhs। हाँ एक मिनट, सॉरी एक मिनट, शेड्यूल नंबर 1 में लिखने से पहले ऑथोराइज कैपिटल भी तो है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, आउटर कॉलम 40 lakhs और उसे क्लोज कर देंगे। 40 lakhs के नीचे डबल लाइंस क्रॉस कर देंगे और उसे टैली फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल के नीचे आपको लिखना है पेड अप कैपिटल, ये वाला जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल आउटर कॉलम 20 lakhs। अब जब हम टोटल करेंगे ना तो 60 lakhs नहीं लिखेंगे। आप में से बहुत सारे 20 स्टूडेंट्स, जब लाख मैं लिखेंगे। पेपर्स चेक करती हूँ, हाँ पेपर्स जब मैं चेक करती हूँ ना तो 40 + 20 60 लिखते हैं। अरे 40 के नीचे डबल लाइंस क्रॉस क्यों करवाई मैंने? क्योंकि वो समझाने के लिए कि वो टैली फिगर में काउंट नहीं करना है। तो टोटल में क्या काउंट होगा, 20 lakhs। ठीक है, चलो ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है मतलब ये प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है, ये प्रॉफिट ही है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये प्रॉफिट है। चलो अब ये जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, क्योंकि करंट ईयर का तो मैं निकालूंगी, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं हम, तो अभी प्रॉफिट पता थोड़ी चला है, वो तो हम निकालेंगे। हाँ लेकिन इतना पता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम पेंडिंग रखेंगे और मेन फॉर्मेट में जब हम 13, 14, 15, 16 सब सेटल करते हैं और फिर मिलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर ऐड करते हैं, तब ये 80,600 हम याद रखेंगे कि ये पेंडिंग है। याद रखो हाँ, ये पेंडिंग है। अगर हमारे पास फिजिकल बुक होता ना तो मैं आपको यहाँ पे स्टार मार्क लगवाती कि ये आइटम छोड़ा हुआ है, हमने छोड़ा हुआ है मतलब स्टार मार्क लगा दिया। चलो अभी के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ा हुआ है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड है, ध्यान से, क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड। 5 हाँ शेड्यूल नंबर बोलो, नहीं 3। 3, शेड्यूल नंबर 3 करंट डिपॉजिट्स हैं ये। करंट अकाउंट के नाम पे लोगों ने डिपॉजिट्स ओपन किए हैं मेरी बैंक में। शेड्यूल नंबर 3 सुमन, ध्यान से बेटा आंसर ध्यान से करो। अगर यही डेबिट में होता तो शेड्यूल नंबर 7 में आता करंट अकाउंट, मतलब अपने पास कैश पड़ी है करंट अकाउंट में खुद की। शेड्यूल नंबर 7 डेबिट, डेबिट
एसेट्स होते हैं, और अभी ये लाइबिलिटीज में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटीज। 68,25,200 जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स। नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट कहाँ जाएगा? वही मैम, तीन दोनों। वेरी गुड, 10 शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। लिखो फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, आउटर कॉलम 77,91,100। सेविंग डिपॉजिट कहाँ जाएगा? सेम सेम शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 सेविंग बैंक डिपॉजिट, आउटर कॉलम 51,36,000। अमाउंट में मिस्टेक मत करना, सीक्वेंस देखो। 77 के बाद वाला है 51, 51,36,000 ये आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 3। और मैम नीचे दो, वो ऊपर जाएगा 2 में। वेरी गुड। कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स, ये दोनों शेड्यूल नंबर 2 में जाएंगे। वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 2 का नाम क्या था? रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम लिखेंगे कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, आउटर कॉलम 1 लाख। नेक्स्ट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स, आउटर कॉलम 70,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दोनों रिजर्व्स को मुझे रिजर्व्स इन सरप्लस के आउटर कॉलम में डाल के रखना है। ब्रांच एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, या तो ये एसेट होती है या तो लाइबिलिटी होती है, या तो ये अदर एसेट्स होते हैं या तो ये अदर लाइबिलिटीज होते हैं। शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा या तो शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। मैंने उस दिन भी क्लियर किया था। आपको देखना पड़ेगा ये डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अभी कहाँ है? क्रेडिट में शेड्यूल अच्छा क्रेडिट में है, तो ये लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज है, 5। मतलब वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 5। अदर लायबिलिटी। यस यस। लिखो ब्रांच एडजस्टमेंट जाएंगे शेड्यूल नंबर 5 में, लिखेंगे अदर लाइबिलिटीज, सॉरी अदर लाइबिलिटीज में लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखेंगे 73,100। 73,100। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब समझने वाली बात है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व तो मैं निकालने वाली हूँ करंट ईयर का, लेकिन ये जो दिया हुआ है वो लास्ट ईयर का है। हाँ लास्ट ईयर का। तो हम क्या करेंगे, रुको स्टैट्यूटरी रिजर्व को थोड़ा रुको, पहले रिजर्व फंड देखिए। रिजर्व फंड को 4 लाख को आउटर कॉलम में लिख दो शेड्यूल नंबर 2 में। रिजर्व फंड 4 लाख आउटर कॉलम कहाँ पे? शेड्यूल नंबर 2 में। रिजर्व फंड नाम से पता लग रहा है ये शेड्यूल नंबर 2 का है। अब आ जाओ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पे। देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कितना है? 1,30,000। ये आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। लिखो क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसमें करंट ईयर का ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में लिखना है। तो लिखो स्टैट्यूटरी रिजर्व शेड्यूल नंबर 2, रिजर्व्स इन सरप्लस, इनर कॉलम 1,30,000। 1,30,000 अभी छोड़ दो, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे। अब कौन सा आइटम था? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स। अब ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट देखना पड़ेगा डेबिट में कि क्रेडिट में। कहाँ है ये? क्रेडिट में इंटरेस्ट। क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट है मतलब ये अर्नड होगा, मतलब इनकम होगी। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब ये मेरी इनकम होगी। तो शेड्यूल नंबर 13। यस 13। इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्नड, शेड्यूल नंबर 13, 6,24,000 आउटर कॉलम। क्यों आउटर कॉलम? क्योंकि इसमें से रिबेट माइनस करते हैं, लेकिन अभी सम में नहीं दिया हुआ। वैसे तो शेड्यूल नंबर 13 में से इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स में से हम रिबेट माइनस करते हैं, पर अभी इस सम में है नहीं वो, तो इसीलिए आउटर कॉलम। कितना? 6,24,000। आई थिंक हमारा ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही आइटम रहा हुआ है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस। ये छोड़ के बाकी सब हो गया। अभी एडजस्टमेंट में आ जाओ। बैंक एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स बिल्स वर्थ ₹4 लाख फॉर कलेक्शन। कहाँ जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12। जाओ शेड्यूल नंबर 12 में लिखो एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स।
या bills collected on behalf of customers. Amount outer column 4 lakhs.